हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीजीपीएससी लर्नोलॉजी। सीजी पुलिस एसआई को ध्यान में रखते हुए आज हम शुरू कर रहे हैं एमसीक्यू सीरीज। आज के इस सीरीज में हम एंशिएंट हिस्ट्री का एमसीक्यू करने वाले हैं। यह केवल प्रश्न उत्तर वाली सामान्य एमसीक्यू सीरीज नहीं होगी। इस सीरीज में हम प्रत्येक प्रश्न का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे ताकि आप केवल उत्तर याद ना करें बल्कि पूरे कॉन्सेप्ट को समझ सकें। कोशिश रहेगी कि हर प्रश्न की व्याख्या में आपको 2 से 4 अतिरिक्त संभावित परीक्षा प्रश्नों की भी तैयारी हो जाए। और चूंकि परीक्षा आप काफ़ी निकट है, इसलिए मैं अनावश्यक बातों में आपका समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करूंगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जितने कम समय में आपको अधिक से अधिक उपयोगी जानकारी दे सकूं, ताकि आप कम समय में बेहतर और प्रभावी तैयारी कर सकें। आज की इस सीरीज में आपको इजी, मॉडरेट और टफ तीनों स्तर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। साथ ही सीजी पुलिस एसआई के स्तर के अनुसार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन क्वेश्चन और कुट आधारित क्वेश्चन भी शामिल किए गए हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कई बार एक कठिन प्रश्न से ज्यादा सीख उसकी व्याख्या से मिलती है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। और दोस्तों, इस एमसीक्यू सीरीज से मेरा लक्ष्य केवल प्रश्न हल कराना नहीं है, बल्कि प्रश्न के पीछे छिपे पूरे कॉन्सेप्ट को समझाना है। चलिए देखते हैं हमारा पहला सवाल। सिंधु सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? आपके ऑप्शन है ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी धौलावीरा या फिर डी राखीगढ़ी। तो दोस्तों, अगर आपने इसका जवाब ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो सोचा है तो आपका जवाब बिल्कुल गलत है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी राखीगढ़ी। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मोहनजोदड़ो क्यों नहीं। तो दोस्तों, लंबे समय तक मोहनजोदड़ो ही सबसे बड़ा नगर माना जाता था, लेकिन आधुनिक उत्खनन से ये पता चला है कि हरियाणा में स्थित राखीगढ़ी क्षेत्रफल यानी कि एरिया की दृष्टि से अब तक का सबसे बड़ा खोजा गया हड़प्पन नगर है। चलिए इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी जान लेते हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। पहला है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हमारे हरियाणा में है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ में है, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला हुआ है और यहाँ का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम सबसे बेस्ट था। मोहनजोदड़ो सिंध यानी कि पाकिस्तान में है और हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान में है। और हाँ, अगर एग्जाम में पूछे कि सबसे बड़ा बंदरगाह यानी कि डॉक यार्ड कौन सा था, तो वो था लोथल। आते हैं हमारे अगले सवाल पर। यह क्वेश्चन थोड़ा दिमाग घुमाने वाला है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़िए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला कथन है सिंधु सभ्यता में लोहे यानी कि आयरन का प्रयोग ज्ञात था। दूसरा कथन है सिंधु सभ्यता में तांबा यानी कि कॉपर और कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज का प्रयोग होता था। अब आपको बताना है कि इनमें से सही उत्तर कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों एक और दो, या फिर डी कोई नहीं। ये यूपीएससी और स्टेट पीसीएस लेवल का सवाल है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप इसका जवाब सही दे पाएंगे। तो इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केवल दो, यानी सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है। पर क्यों? चलिए इसके पीछे का एक बहुत बड़ा सच जानते हैं। दोस्तों, जो पहला स्टेटमेंट है ना कि सिंधु सभ्यता में लोहे यानी कि आयरन का प्रयोग ज्ञात था, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को लोहे की जानकारी थी ही नहीं। लोहे की खोज तो बहुत बाद में यानी वैदिक उत्तर वैदिक काल में लगभग 1000 बीसी के आसपास हुई थी। इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। लेकिन हाँ, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन यानी कि कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग तांबा यानी कि कॉपर और टीन को मिलाकर कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज बनाना जानते थे। तो याद रखिएगा, तांबा और कांस्य यस, लोहा नो। अब रुकिए, अगर आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस बॉक्स वाले डेटा का स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए, क्योंकि यहाँ से बनते हैं सबसे खतरनाक सवाल। एंशिएंट हिस्ट्री में अक्सर पूछा जाता है कि इन शब्दों का क्या मतलब था। ध्यान से देखिए, जब एग्जाम में आए कृष्ण एस या श्याम एस, तो इनका मतलब होता है लोहा। याद रखना आसान है, कृष्ण और श्याम दोनों का मतलब सांवला या काला होता है और लोहे का रंग भी काला सांवला होता है। लेकिन अगर सिर्फ अयस्क लिखा हो तो प्रारंभ में जो स्टार्टिंग में इसका मतलब तांबा या फिर कोई धातु मेटल होता था। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर कृष्ण एस और श्याम एस आता है तो ये लोहा को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अगर सिर्फ अयस्क लिखा हो
तो प्रारंभ में प्राचीन काल में इसका मतलब तांबा या फिर कोई भी धातु होता था। तो शॉर्ट में एक बार रिवाइज करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग तांबा, कांस्य, सोना और चांदी का यूज करते थे, पर उनमें लोहे का प्रयोग नहीं मिलता था। भारत में लौह युग यानी कि आयरन एज लगभग 1200 से 1000 बीसी के बाद ही विकसित हुआ था। बढ़ते हैं हमारे अगले बेहतरीन सवाल पर। सवाल है, निम्न में से कौन से स्थल सिंधु सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित है? आपके सामने 4 जगहों के नाम हैं। पहला बनावली, दूसरा कालीबंगन, तीसरा चिरांद, चौथा इनाम गांव। अब नीचे दिए गए कुट में सही आंसर चुनिए। ए 1 और 2, बी 1, 2 और 3, सी 2, 3 और 4 या फिर डी सभी, ऑल ऑफ द एबव। इस तरह के क्वेश्चंस हमें अलग अलग कल्चर के नाम मिक्स करके फंसाते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1 और 2, यानी सिर्फ बनावली और कालीबंगन ही इंडस वैली से है। अब जो लोग ऑप्शन डी सोच रहे थे यानी कि सभी, उनका 1 नंबर तो गया। चलिए समझते हैं इसके पीछे का पूरा सच और कुछ कमाल के एक्स्ट्रा फैक्ट। सबसे पहले बात करते हैं इंडस वैली वाले साइट की। बनावली हरियाणा में है और यहाँ से एग्जाम में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज पूछी जाती है, मिट्टी का हल। सवाल आता है कि मिट्टी का खिलौना हल कहाँ मिला, तो वो बनावली में मिला था। कालीबंगन राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे है। इसका मतलब होता है काली रंग की चूड़ियां। और हाँ, यहाँ से जूते हुए खेत और अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। ये दोनों डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। अब उन दोनों को देखिए जो इंडस वैली के नहीं है। पहला है चिरान। चिरान बिहार के सारण जिले में है, पर ये इंडस वैली नहीं बल्कि नवपाषाण काल यानी कि न्यूलिथिक एज की साइट है। और इसका सबसे बड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट ये है कि यहाँ हड्डियों के औजार, बोन टूल्स, खासकर हिरन के सींगों से बने टूल्स बहुत ही बड़ी मात्रा में मिले हैं। दूसरा है इनाम गांव। इनाम गांव महाराष्ट्र में है और ये ताम्रकाल यानी कि चैल्कोलिथिक एज यानी जॉरवे कल्चर का हिस्सा है। यहाँ से बच्चे के शव को मिट्टी के घड़ों में दफनाने का भी सबसे बड़ा सबूत मिला है, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो याद रखिएगा, एग्जामिनर हमेशा स्टोन एज, चैल्कोलिथिक और इंडस वैली को मिक्स करके सवाल बनाता है। अब आते हैं आज के सबसे धांसू सवाल पर। यह है कथन और कारण यानी कि असर्शन और रीजन का क्वेश्चन, जिसे देखकर अच्छे अच्छों का दिमाग घूम जाता है। चलिए ध्यान से पढ़ते हैं। कथन, उत्तर वैदिक काल लेटर वैदिक पीरियड में राजा की शक्ति बढ़ी। इसका कारण है, इस काल में जनजातीय संगठन कमजोर हुआ और क्षेत्रीय राज्य विकसित हुए। आपके ऑप्शन है, दोनों सही है और जो कारण है ये सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है, दोनों सही है पर जो कारण है ये सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है, ए सही है लेकिन कारण गलत है। ऐसे सवाल को सॉल्व करने का एक सीक्रेट ट्रिक होता है, कथन के आगे क्योंकि लगाकर देखो आप। चलिए आपके पास 5 सेकंड है, एक बार आप कथन को पढ़िए, उसके आगे क्योंकि लगाइए और फिर कारण को पढ़िए। अगर आपको लगे कि ये मैच हो रहा है तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दोनों सही है और जो कथन है एक कारण की सही व्याख्या है। अब चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। पहले हम देखते हैं प्रारंभिक वैदिक काल यानी कि अर्ली वैदिक पीरियड को। उस समय कोई बड़ा राज्य नहीं होता था, सब कबीले यानी कि ट्राइब्स में रहते थे। राजा के पास लिमिटेड पावर थी क्योंकि 2 बड़ी संस्थाएं थी, सभा और समिति, जो राजा पर कंट्रोल रखती थी। लेकिन जैसे ही हम प्रारंभिक वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल पर आते हैं, यहाँ पर एक हमें पावर का शिफ्ट दिखता है और इस बदलाव का एक रीजन था। पहला ये कि लोग कबीलों से निकलकर अब बड़े बड़े क्षेत्रीय राज्य यानी कि टेरिटोरियल स्टेट बनाने लगे थे, जैसे कुरु और पंचाल। और एक और रीजन था, कबीले कमजोर हुए तो सभा और समिति की पावर भी खत्म हो गई। अब जब राजा को टोकने वाला कोई नहीं बचा तो जाहिर सी बात है कि राजा की शक्ति बहुत बढ़ गई। अब ध्यान से सुनिए वो बातें जो इस इमेज में हैं, पर अक्सर लोग छोड़ देते हैं। राजा ने अपनी इस नई शक्ति को दिखाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ शुरू किए जो एग्जाम में सीधे आते हैं। पहला है राजसू यज्ञ। ये तब होता था जब राजा का राज्याभिषेक यानी कि कोरोनेशन होता था। दूसरा था अश्वमेध यज्ञ। इसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता था, घोड़ा जहां तक जाएगा वो पूरा इलाका राजा का हो जाएगा। ये साम्राज्य विस्तार यानी कि टेरिटरी बढ़ाने के लिए होता था। और एक था वाजपेयी यज्ञ। इसमें
रथों की दौड़ होती थी, यानी कि चैरियट रेस, जिसमें राजा का रथ हमेशा जिताया जाता था ताकि प्रजा में राजा का दबदबा बने रहे। तो याद रखिएगा, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध और वाजपेयी, ये सब राजा की शक्ति बढ़ाने के हथियार थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे फेवरेट टॉपिक, महाजनपदों के संदर्भ में विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट महाजनपदस। पहला कथन, मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी। दूसरा कथन, बाद में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बनी। और तीसरा कथन है, अवंती की राजधानी कौशाम्बी थी। सही कूट चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, या ऑप्शन डी सभी। इसमें टोटल 16 महाजनपद थे और उनकी राजधानियों में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। यानी पहला दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पर तीसरा स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? चलिए इसका मैप और असली लॉजिक समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे शक्तिशाली महाजनपद यानी मगध की। मगध की शुरुआती राजधानी राजगृह, जिसे गिरिव्रज भी कहते थे, जो पहाड़ियों से घिरी थी। लेकिन बाद में उदयन नाम के राजा ने पाटलिपुत्र यानी आज का पटना नगर बसाया और इसे अपनी नई राजधानी बनाया, जो गंगा और सोन नदियों के संगम पर था। अब आते हैं उस तीसरे स्टेटमेंट पर जो बिल्कुल गलत था। अवंती की राजधानी कौशाम्बी थी। दोस्तों अवंती यानी कि आज का मध्य प्रदेश वाला एरिया की 2 राजधानियां थी। उत्तरी अवंती की उज्जैनी, जो आज उज्जैन है, और दक्षिणी अवंती की महिष्मती। तो फिर ये कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? ये थी वत्स महाजनपद की राजधानी। चलिए टेबल में से एक और इम्पोर्टेंट याद कर लीजिए जो एग्जाम में बार बार आता है। कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती। इसको याद रखने की ट्रिक यह है कि गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश इसी श्रावस्ती में दिए थे। चलिए देखते हैं हमारा अगला बेहतरीन सवाल। सवाल है, निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों 4 नोबल ट्रूथ में शामिल नहीं है? शामिल नहीं है। आपके ऑप्शन है ए दुख, बी दुख समुदाय, सी निर्वाण, या डी दुख निरोध। ये सभी शब्द देखने में एक जैसे लगते हैं, इसलिए अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, निर्वाण। निर्वाण 4 आर्य सत्यों का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये तो अंतिम लक्ष्य यानी कि अल्टीमेट गोल है। चलिए इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं जो आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने पूरे संसार को एक डॉक्टर की तरह देखा और ये 4 आर्य सत्य दिए। पहला, दुख। पहला सत्य, संसार में दुख है जैसे कोई बीमार है। दुख समुदाय। दूसरा सत्य, दुख का कोई ना कोई कारण है और वो कारण है तृष्णा यानी इच्छा, जैसे बीमारी की कोई वजह होती है। तीसरा, दुख निरोध। तीसरा सत्य, इस दुख का अंत मुकम्मल है, इस दुख को खत्म किया जा सकता है जैसे बीमारी का इलाज मुमकिन है। और चौथा है दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। चौथा सत्य, दुख खत्म करने का एक रास्ता है और दोस्तों वही रास्ता है हमारा अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ। अब आप पूछेंगे कि निर्वाण क्या है? जब आप इस चौथे रास्ते पर चलकर अपने सारे दुखों को खत्म कर देते हैं तो जो स्टेज मिलती है उसे निर्वाण कहते हैं। यानी निर्वाण एक गोल है, सत्य नहीं। चलिए जल्दी से स्क्रीन पर दिए गए अष्टांगिक मार्ग पर भी नजर मार लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आता है कि इनमें से कौन सा मार्ग शामिल है या नहीं है। तो पहला है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इन 8 रास्तों पर चलकर ही इंसान दुखों से मुक्ति पा सकता है। आते हैं हमारे अगले सवाल पर। जैन रिलीजन से जुड़ा एक और कथन कारण का सवाल, ध्यान से पढ़िए। कथन है, जैन धर्म को प्रारंभिक काल में व्यापारी वर्ग यानी ट्रेडर क्लास का व्यापक समर्थन मिला। और कारण लिखा है, जैन धर्म ने यज्ञ और पशु बलि का विरोध किया तथा व्यापार के अनुकूल नैतिक व्यवस्था प्रदान की। आपके ऑप्शन है ए दोनों सही है, जो कारण है ये कथन का सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है दोनों सही है लेकिन जो कारण है ये सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है कथन सही है पर कारण गलत है। और ऑप्शन डी है दोनों गलत है, यानी कि कथन और कारण दोनों गलत। तो इसमें वही पुरानी ट्रिक लगाइए, कथन के आगे क्योंकि बोलिए और सोचिए क्या ये सही वजह है। जैसे कि जैन धर्म को प्रारंभिक काल में व्यापारी वर्ग का व्यापक समर्थन मिला,
क्योंकि जैन धर्म ने यज्ञ और पशु बलि का विरोध किया तथा व्यापार के अनुकूल नैतिक व्यवस्था प्रदान की। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दोनों सही है। और जो कथन है कारण की सही व्याख्या है। अब आप में से बहुत से लोग सोचेंगे कि जैन धर्म का व्यापारियों से क्या लेना देना। चलिए इसके पीछे का एक ऐसा सच जानते हैं जो आपको किसी आम बुक में नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनिए, इसके पीछे दो सबसे बड़े कारण थे। पहला, जैन धर्म का सबसे बड़ा कानून है अहिंसा, यानी कि नॉन वायलेंस, यानी किसी भी जीव को चोट नहीं पहुंचानी। इस वजह से जैन धर्म में खेती यानी कि फार्मिंग करने पर रोक थी, क्योंकि खेती करने से जमीन के अंदर के कीड़े मकोड़े मर जाते थे। अब जब खेती नहीं कर सकते तो लोग क्या करेंगे? उन्होंने चुना व्यापार। दूसरा, वैदिक काल में बड़े बड़े यज्ञ होते थे जिनमें पशु बलि यानी कि एनिमल सेक्रीफाइस दी जाती थी। व्यापारियों को यह पसंद नहीं था, क्योंकि पशु यानी कि कैटल उस जमाने में इकोनॉमी की जान थे। जैन धर्म ने इन फिजूल खर्चे वाले यज्ञ को और पशु बलि का विरोध किया, जो व्यापारियों के दिमाग में बिल्कुल फिट बैठा। इसलिए उन्होंने इस धर्म को दिल खोलकर सपोर्ट किया। चलिए अब इस इमेज के सबसे इंपॉर्टेंट बॉक्स वाले डेटा को याद कर लेते हैं, जो सीधे मैच द कॉलम में आते हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। इन्हें आदिनाथ भी कहते हैं। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। और सबसे फेमस 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे भगवान महावीर। अगर एग्जाम में पूछे कि जैन धर्म का प्रसार यानी कि पहुंच, फैलाव सबसे ज्यादा कहाँ हुआ, तो याद रखना गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक में इसके सबसे बड़े केंद्र यानी कि सेंटर थे। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पर। सवाल है, गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? आपके ऑप्शन है ए यजुर्वेद, बी ऋग्वेद, सी सामवेद या फिर डी अथर्ववेद। ये मंत्र हम सबने बचपन में सुना है, पर क्या आपको पता है कि ये हमारे किस सबसे पुराने ग्रंथ से आया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ऋग्वेद। लेकिन सिर्फ ऋग्वेद याद रखने से काम नहीं चलेगा। एग्जामिनर अब थोड़ा अंदर से पूछता है, तो ध्यान से सुनिए। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें सूक्त का 10वां श्लोक है, यानी थर्ड मंडल 62nd सूक्त और 10th श्लोक। और इसके रचयिता कौन है? तो ऋषि विश्वामित्र। एक और इम्पोर्टेंट बात जो अक्सर लोग गलत कर देते हैं, गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? लोग समझते हैं गायत्री माता को, पर दोस्तों ये समर्पित है सावित्र देवता को, जो कि सूर्य देव का ही एक रूप है। ये फैक्ट बिल्कुल दिमाग में लॉक कर दीजिए। चलिए अब बाकी के तीनों वेदों को भी सिर्फ एक एक सिंगल वर्ड की ट्रिक से हमेशा के लिए याद कर लेते हैं। पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद यानी कि स्तुति या प्रार्थना, इसमें भगवान की प्रार्थना और मंत्र हैं। सामवेद यानी कि संगीत, सा से सामवेद और सा से संगीत। भारत में म्यूजिक की शुरुआत इसी से हुई है। अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद का मतलब है यज्ञ या कर्मकांड। य से यजुर्वेद और य से यज्ञ, इसमें यज्ञ करने के नियम हैं। और लास्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद है जादू टोना चिकित्सा से रिलेटेड, तंत्र मंत्र और बीमारियों के इलाज के बारे में इसमें बताया गया है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। सवाल है, अशोक के अभिलेखों यानी कि इंस्क्रिप्शंस को सबसे पहले किसने पढ़ा था? आपके ऑप्शन है ए कनिंघम, बी जेम्स प्रिंसेप, सी मार्शल या फिर डी व्हीलर। इस सवाल में एक छोटा सा कांटा है जिसमें आधे से ज्यादा लोग फंसकर अपना नंबर गंवा देते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप। अब ध्यान से सुनिए वो ट्विस्ट जहां सबसे ज्यादा गलती होती है। अगर एग्जाम में पूछे कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले खोजा यानी कि डिस्कवर किसने किया था, तो आंसर होगा फैंथलर ने 1750 में, लेकिन उन्हें कोई पढ़ नहीं पाया था। सबसे पहले सफलता मिली 1837 में जेम्स प्रिंसेप को, जिन्होंने इसकी ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर थे। जब उन्होंने इन अभिलेखों को पढ़ा तो उन्हें एक नाम बार बार मिला, देवनाम प्रिय प्रियदर्शी, जिसका मतलब होता है देवताओं का प्रिय। बाद में पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि खुद सम्राट अशोक थे। इसी खोज के बाद से भारतीय इतिहास को लिखने में एक नए युग की शुरुआत हुई। चलिए ऑप्शंस के बाकी नामों का भी पोस्टमार्टम कर देते हैं जो हर दूसरे एग्जाम में दिखते हैं। पहला है कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्हें फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, भारतीय पुरातत्व के जनक कहा जाता है। दूसरा है जॉन मार्शल,
जब 1921-22 में इंडस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पा की खोज हुई, तब ये एएसआई के डायरेक्टर जनरल थे। और तीसरा है व्हीलर, इन्होंने आज़ादी के समय हड़प्पन साइट का साइंटिफिक खुदाई करवाया था। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पर, जो एग्जाम में सैकड़ों बार रिपीट हो चुका है। सवाल है, प्रथम बौद्ध संगीति फर्स्ट बौद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? आपके ऑप्शन है ए वैशाली, बी राजगृह, सी पाटलिपुत्र या फिर डी कश्मीर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राजगृह। एक बार और रिपीट करते हैं, आपको याद करना है राजा वैशाली पाटलिपुत्र कश्मीर। ये लाइन से है, राजा से राजगृह, वैशाली से वैशाली, पाटलिपुत्र और फिर कश्मीर। अब थोड़ा और अंदर चलते हैं क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से शासक और अध्यक्ष का नाम भी पूछता है। ये जो प्रथम बौद्ध संगीति थी, ये लगभग 483 ईसा पूर्व में बुद्ध के निर्वाण के तुरंत बाद हुई थी। कहाँ हुई थी? तो राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में। किसके संरक्षण में हुई थी? तो अजातशत्रु के समय। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। और इस पहली संगति में प्रमुख कार्य क्या था? इसमें महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को 2 पीठों में बांटा गया था। आनंद ने सूत पिटक सुनाया और उपाली ने विनय पिटक सुनाया, जो बौद्ध धर्म का आधार बना। चलिए देखते हैं हमारा अगला महत्वपूर्ण सवाल। सवाल है, गांधार कला शैली, गांधार आर्ट स्टाइल पर किसका प्रभाव था? आपके ऑप्शन है ए चीनी, बी यूनानी, सी फारसी या डी अरब। ये इंडियन हिस्ट्री के सबसे बड़े कल्चरल मिक्स का उदाहरण है। अगर आपने इतिहास को थोड़ा भी ध्यान से पढ़ा है तो इसका आंसर बिल्कुल सही दोगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि यूनानी ग्रीक। गांधार आर्ट को हम इंडो ग्रीक आर्ट या ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बनने वाली मूर्तियां तो इंडियन महात्मा बुद्ध की थी, पर उन्हें बनाने का तरीका या स्टाइल पूरी तरह से ग्रीक था। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर 2 अलग अलग मूर्तियां देख रहे हैं, एग्जाम में इन दोनों की तुलना, गांधार कला इस पर पूरा यूनानी प्रभाव यानी कि ग्रीक इन्फ्लुएंस था। इसमें बुद्ध को बिल्कुल ग्रीक गॉड अपोलो की तरह दिखाया गया है, जैसे उनके घुंघराले बाल, एकदम मस्कुलर बॉडी। इसमें खासकर काले और स्लेटी यानी कि ग्रे सैंडस्टोन पत्थर का यूज होता था। दूसरा है मथुरा कला। यह पूरी तरह से इंडियन यानी कि स्वदेशी इंडिजीनियस थी। इस पर कोई विदेशी प्रभाव नहीं था। इसमें बुद्ध के चेहरे पर आध्यात्मिक मुस्कान और शांति दिखाई गई है, और इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था। एक और सबसे बड़ा सीक्रेट फैक्ट बताऊं, इन दोनों की कलाओं को सबसे ज्यादा संरक्षण किस वंश ने दिया था? तो याद रखना, कुषाण वंश के सबसे महान राजा कनिष्क ने इन दोनों स्टाइल को बहुत आगे बढ़ाया था। तो ये थे एंशिएंट हिस्ट्री के सबसे बेहतरीन और कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन। अगर आपको लगता है कि आज के इस वीडियो से आपकी नॉलेज में थोड़ी भी वैल्यू ऐड हुई है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि इस एमसीक्यू सीरीज का अगला पार्ट आप सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।